हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डांस मूवमेंट थेरेपी का अगला पार्ट कवर करेंगे। इसमें हम लोग मोस्टली टेक्निक वेरियस टेक्निक्स ऑफ डांस मूवमेंट थेरेपी पे फोकस करेंगे। टेक्निक्स पे आने से पहले एक बार और मैं डांस मूवमेंट थेरेपी का डेफिनेशन आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। अमेरिकन डांस थेरेपी एसोसिएशन ने डांस मूवमेंट थेरेपी को डिफ़ाइन किया था that it is the therapeutic use of movement to promote emotional, social, cognitive, and physical integration of the individual for the purpose of improving health and well-being. So बेसिकली ये डेफिनेशन अमेरिकन डांस थेरेपी एसोसिएशन के द्वारा दी गई थी, जिसको अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो बेसिकली मूवमेंट का इस तरीके से यूज़ करना जिससे कि एक इंडिविजुअल का कंप्लीट इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, फिज़िकल इंटीग्रेशन हो और इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ और वेलबीइंग इम्प्रूव हो। हम लोग डांस मूवमेंट थेरेपी की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉपर तरीके का फॉर्मल डांस आएगा तभी हम उसको एज अ थेरेपी यूज़ कर पाएंगे, नहीं। छोटे छोटे से मूवमेंट हमारी आई बॉल, हमारी फिंगर्स के साथ अगर हम कुछ मूवमेंट कर रहे हैं या कोई भी जेस्चर या पोस्चर्स की मदद से मैं अगर मूवमेंट कर रही हूँ, अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस अगर दे रही हूँ, तो वो मूवमेंट भी डांस कहलाता है। यस, मूवमेंट को डांस थेरेपी में एज अ लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। मोस्टली सभी डांस थेरेपिस्ट जो है वो उनका मानना है कि मूवमेंट जो है हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है। जब एक बच्चा अपनी मदर की वुम्ब में होता है और वहाँ पे वो जब किक मारता है, वो हमारा पहला मूवमेंट होता है। सो ये जो मूवमेंट है ये स्टार्टिंग मतलब बर्थ से के पहले से लेकर हमारी डेथ तक हमारे साथ होता है और इसी के थ्रू हम मैक्सिमम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। और मोस्टली डांस मूवमेंट थेरापिस्ट इस बात में बिलीव करते हैं कि नॉन वर्बल लैंग्वेज जो है वो भी उतनी ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितनी कि वर्बल लैंग्वेज है और थेरेपी की प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल का काम करती है नॉन वर्बल लैंग्वेज। ये जो मूवमेंट होते हैं ये फंक्शनल मूवमेंट हो सकते हैं, कम्युनिकेटिव मूवमेंट हो सकते हैं, डेवलपमेंटल मूवमेंट हो सकते हैं, एक्सप्रेसिव मूवमेंट हो सकते हैं। एक अच्छा डांस मूवमेंट थेरापिस्ट जो होता है वो बारीक से बारीक मूवमेंट को भी अच्छे से ऑब्जर्व करता है, असेस करता है, अपने सारे सेंसरी चैनल्स का यूज़ करके उस मूवमेंट को समझने की कोशिश करता है और उस हिसाब से क्लाइंट के साथ एक थेरापेटिक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करके फर्दर ट्रीटमेंट प्लान करता है। तो डांस मूवमेंट थेरेपी में मूवमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट असेसमेंट टूल भी होता है और एक प्राइमरी मोड ऑफ इंटरवेंशन का काम भी करता है।
जितने भी डांस मूवमेंट थेरापिस्ट होते हैं वो बॉडी मूवमेंट का यूज़ करके प्राइमरीली थेरेपी प्रोवाइड करते हैं. सो ये मूवमेंट पार्ट को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि डांस का ये मतलब नहीं है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो प्रोफेशनल डांसर्स होते हैं वो एक कंप्लीट डांस फॉर्म को करके और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं. लाइक कथक डांसर्स हैं, वो अपने कथक के थ्रू अलग अलग एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं और दिखाते हैं. भरतनाट्यम डांसर्स हैं, वो अपनी तरीके से दिखाते हैं. सो वो प्रोफेशनल डांसर्स तो जो करते हैं वो एक कंप्लीट पार्ट करते हैं. लेकिन जब हम डांस मूवमेंट थेरेपी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए छोटे से छोटा मूवमेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है और उसको असेस करके हम लोग थेरेपी प्लान करते हैं. जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि डांस थेरेपिस्ट बनने के लिए डांसर होना ज़रूरी नहीं है, प्रोफेशनल डांसर होना. साइकोलॉजी की डिग्री होना ज़रूरी है इसके सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ के लिए. लेकिन यस, अगर हम हिस्टोरिकली देखें या जितने भी कंट्रीब्यूटर्स को हम देखें, सो मोस्टली जो कंट्रीब्यूटर्स थे डांस थेरेपी में, या मरियम चीज़ का मेजर एक कंट्रीब्यूशन है, तो शी वॉज हरसेल्फ वॉज अ डांसर. देन लेटर ऑन शी बिकेम डांस थेरापिस्ट. सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक कंप्लीट प्रोफेशनल ट्रेनिंग हमारे पास होनी चाहिए डांस की, बट यस, डांस का नॉलेज होना भी उतना ही ज़रूरी है. नाउ हम लोग टेक्निक्स पे आते हैं. टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है डांस मूवमेंट थेरेपी में और अलग अलग अपनी टेक्निक्स दी हैं. जैसे कि चेस टेक्निक मरियम चीज़ ने दी थी. इवान टेक्निक ब्लैंचे इवान के द्वारा दी गई है. मूवमेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट लिल्जान एस्पेनेक ने दिया है. काइनेस्थेटिक अवेयरनेस, पोलैरिटी, एक्टिव इमेजिनेशन, ऑथेंटिक मूवमेंट, इंट्यूशन, ये सारी टेक्निक्स मैरी वाइट हाउस की दी गई हैं. सो बहुत सारे लोगों के द्वारा अलग अलग टेक्निक्स दी गई हैं. इनिशली अगर मैं बात करूँ लाइक अर्ली 60s में जो डांस थेरेपी का स्टेटस था, तो उसमें अलग अलग लोगों ने लाइक वार्म अप और बॉडी अवेयरनेस टेक्निक्स दी थी. वार्म अप बॉडी अवेयरनेस टेक्निक में जैसे कि बॉडी पार्ट को आर्टिकुलेट करना, स्विंग करना, रोटेट करना, या कोई रिपीटेटिव मूवमेंट, मतलब एक मूवमेंट उसको बार बार करवाना. प्रॉप्स का यूज़ करना. बहुत सारे डांस थेरापिस्ट हैं जो प्रॉप्स का यूज़ आज भी करते हैं. लाइक हुला हुप हो गया, स्कार्फ हो गया, वो स्ट्रेचेबल कपड़े का स्कार्फ्स होते हैं, वो सारे प्रॉप्स का यूज़ करके थेरापेटिक सेशंस प्लान किए जाते थे. रिदमिक मूवमेंट के से रिलेटेड गेम्स प्लान किए जाते थे. रिलैक्सेशन ब्रीदिंग टेक्निक्स करवाई जाती थी. सो बॉडी अवेयरनेस टेक्निक्स करवाई जाती थी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बॉडी वार्म अप के अंडर टेक्निक्स करवाई जाती थी. देन काफ़ी सारे डांस मूवमेंट थेरापिस्ट जो हैं वो फ्री एसोसिएशन टेक्निक्स को यूज़ करते थे. ड्रीम इंटरप्रिटेशन, एक्टिव इमेजिनेशन, इम्प्रोवाइजेशन, चाइल्डहुड मेमोरीज़ को री इनेक्ट करवाना, स्पॉन्टेनियस डांस मूवमेंट करवाना, किसी भी म्यूज़िक को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना, ये सब भी काफ़ी सारे डांस मूवमेंट थेरापिस्ट ने एज अ टेक्निक यूज़ किया था. देन कुछ डांस थेरापिस्ट ने
थेरापिटिक इंटरेक्शन के तहत टेक्निक्स इन्वेंट करी थी, मिररिंग, काइनेस्थेटिक एम्पैथी, एम्पैथाइजिंग, ऑब्जर्विंग, लिसनिंग। काफ़ी डांस थेरेपिस्ट ने वर्बलाइजेशन का यूज़ किया था। वर्बलाइजेशन का यूज़ करना मतलब कि डांस मूवमेंट थेरेपिस्ट जो है वो म्यूज़िक के साथ या विदाउट म्यूज़िक अपने कुछ इंस्ट्रक्शंस देते थे। सो बेसिकली इंसाइट को फैसिलिटेट करने के लिए कई सारे क्लाइंट्स होते थे जो अपने इमोशंस और फीलिंग्स को और थॉट्स को नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते थे। सो उनके लिए वर्बलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करी गई। काफ़ी सारी ग्रुप थेरेपी टेक्निक्स यूज़ करी गई जिसमें कि लीडरशिप रोल, लाइक कुछ टेक्निक्स में लीडरशिप रोल शिफ्ट होता था ग्रुप के अंदर, कुछ टेक्निक्स में 2 का, 3 का, 4 का ग्रुप बना दिया, छोटे छोटे से क्लस्टर्स बना दिए या बड़ा ग्रुप बना दिया, डिपेंडिंग ऑन द नीड। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस ग्रुप में किए जाते थे। ग्रुप में रिदमिक ग्रुप रिलेशनशिप को प्रमोट किया जाता था जिसमें कि सभी ग्रुप मेंबर्स जो है एक पॉइंट पे आके एक जैसा एक्शन या मूवमेंट करते थे। कई सारे रिसर्चर्स या कंट्रीब्यूटर्स ने म्यूज़िक और रिदम का यूज़ किया। म्यूज़िक और रिदम की मदद से पेशेंट्स को के थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में मदद मिलती थी। पेशेंट्स या क्लाइंट्स जो हैं वो उन्हें एक सपोर्ट मिल जाता था, अपने सेल्फ को वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते थे। उसकी मदद से पेशेंट अपने मूड और नीड्स को रिफ्लेक्ट कर पाते थे, अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस को क्रिएट कर पाते थे विद द हेल्प ऑफ द म्यूज़िक एंड रिदम। सो ये डिफरेंट जितने भी कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं उन्होंने इन सारी चीज़ों का यूज़ करके और अलग अलग टेक्निक्स निकाली थी। इम्पॉर्टेंटली हम लोग जो समझेंगे वो या हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा चेस टेक्निक पे। चेस टेक्निक मरियम चेज़ ने डेवलप करी थी और ये जो टेक्निक थी बेसिकली जैसा हमने पहले भी बात करी थी कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है डांस थेरेपी में, डांस मूवमेंट थेरेपी में। और चेस का ये कहना था कि डांस जो है वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है और ये ह्यूमन बीइंग्स की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने में हेल्प करता है। और इसी के तहत उनका जो काम है वो 4 मेजर क्लासिफिकेशंस में ऑर्गेनाइज किया गया था। बॉडी एक्शन, सिम्बॉलिज्म, थेरापेटिक मूवमेंट रिलेशनशिप, रिदमिक ग्रुप एक्टिविटी। बॉडी एक्शन मतलब क्या कि बॉडी पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करना, ब्रीदिंग पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना और उस टेंशन को रिकॉग्नाइज करना जिसकी वजह से इमोशनल एक्सप्रेशंस ब्लॉक होते हैं। सिम्बॉलिज्म का मतलब होता है कि इमेजनरी, फैंटेसीज, इनैक्टमेंट, विजुअलाइजेशन, वर्बलाइजेशन, इन सब की मदद से पेशेंट्स को एक्सप्रेस करने में मदद करना, जो भी वो फील कर रहे हैं या जो भी वो सोच रहे हैं उसे इंटरप्रेट करने में हेल्प मिलती है और ट्रस्ट भी डेवलप होता है। थेरापेटिक मूवमेंट रिलेशनशिप में बेसिकली थेरापिस्ट जो है वो क्लाइंट या पेशेंट्स के मूवमेंट को समझ के और खुद रिफ्लेक्ट बैक करता है। अभी हम समझेंगे इसमें क्या होता है। टेक्निक होती है मिररिंग और काइनेस्थेटिक एम्पैथी। देन रिदमिक ग्रुप एक्टिविटी में एक रिदम में पूरा ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल मैनर में अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है विद द हेल्प ऑफ ईच अदर्स सपोर्ट। और वो प्रॉपर रिदम में ग्रुप में एक्टिविटी होती है। नाउ टेक्निक की बात करें, मेथडोलॉजी की बात करें, सो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वार्म अप, थीम डेवलपमेंट एंड क्लोजर। वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है।
वार्म अप में बेसिकली अगेन 3 सब पार्ट्स होते हैं. इनिशियल कांटेक्ट नंबर 1, नंबर 2 ग्रुप डेवलपमेंट and gradual formation of circle, and number 3 is group rhythmic expression or physical warm up. इनिशियल कांटेक्ट की 3 टेक्निक्स होती हैं जिसको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि इनिशियल वार्म अप क्या होता है. आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रकार की एक्सरसाइज करी होगी. जिम में कभी गए होंगे या कई लोग जाते होंगे. कई लोगों ने जुम्बा या एरोबिक्स और इस तरीके की वर्कआउट एक्टिविटीज़ करी होंगी. तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो इंस्ट्रक्टर होता था वो पहले वार्म अप कराता था. वार्म अप कराने के बाद वो एक्चुअल वर्कआउट कराता था. तो उसी तरीके से जो चेस टेक्निक है उसमें पहला जो फेज़ है वार्म अप का, वार्म अप में इनिशियल कांटेक्ट जो है वो सबसे पहला स्टेज है वार्म अप का. ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस सा प्रोसेस है. इस प्रोसेस में पेशेंट जो हैं वो डांस थेरेपी रूम में एंटर करते हैं. वहाँ पे एंटर करते से ही काफ़ी सारे म्यूज़िक पीसेस रखे हुए रहते हैं. अगर पेशेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं तो वो अपनी पसंद का म्यूज़िक वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. इस दौरान थेरापिस्ट का क्या रोल होता है? थेरापिस्ट जो है वो वॉच करता है, ऑब्ज़र्व करता है हर एक पेशेंट को और ग्रुप की टेनोर को समझने की कोशिश करता है. दैट मीन्स व्हाट कि ग्रुप किस टाइप का है, उस ग्रुप में जो पेशेंट्स हैं वो किस तरीके के हैं, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है थेरापिस्ट. अब ये काम जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है. क्विकली आपको कांटेक्ट बनाना होता है हर पेशेंट के साथ. आपके सारे सेंसेस हर पेशेंट के साथ आपको कनेक्टेड रखना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आप एक को देख रहे हो और दूसरे को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो. किसी ना किसी तरीके से आपको सभी पे नज़र रखनी होती है. कौन अकेले मूव कर रहा है, कौन छोटे छोटे ग्रुप में है, कौन ऐसा फील कर रहा है कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. सो बेसिकली एक अच्छा थेरेपिस्ट जो होता है वो इनिशियल कांटेक्ट वाले स्टेज में अपनी प्रेजेंस हर एक के लिए रखता है. सभी पेशेंट्स को लगता है कि हाँ ये थेरेपिस्ट जो हैं ये हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं या हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो अपने सारे सेंसेस ओपन रख के हर एक के साथ कांटेक्ट मेंटेन करना. इस स्टेज का मेन गोल यही होता है कि हर पेशेंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना. नाउ हर पेशेंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए चेज ने यहाँ पे कुछ टेक्निक्स, कुछ इंटरवेंशन स्टाइल्स इन्वेंट करी थी और उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था. ऑल्दो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते हैं कि पेशेंट पे मैंने इनमें से कोई एक करी है, ओवरलैप हो सकती है ये कैटेगरीज. बट यस, समझने के लिए अगर हम समझें तो पहला जो स्टाइल है दैट इज़ मिररिंग. सेकंड, clarifying and expanding the movement repertoire, and third one is the movement elicitation or movement dialogue. Now mirroring जो है ये स्पेशली मैरियम चेस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनकी एक एबिलिटी थी कि वो सारे पेशेंट्स को कैनेस्थेटिकली और विजुअली एक्सपीरियंस कर लेती थी कि ये पर्टिकुलर पेशेंट जो है ग्रुप में वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, और वो उस हिसाब से उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती थी. सो वो बेसिकली पेशेंट के
इमोशंस को समझते हुए मूवमेंट्स को पकड़ के और फिर रिफ्लेक्ट बैक किया करती थी। उसी से मिररिंग टेक्निक का नाम पड़ा। नॉर्मल लोगों को लगता है कि ये तो सिंपली मिमिक्री करना हुआ, बट नहीं, वो मिमिक्री नहीं होता था, क्योंकि मिमिक्री जब हम करते हैं तो हम केवल मूवमेंट को कॉपी करते हैं, हम उसके इमोशंस या फीलिंग्स को या वो पर्टिकुलर मूवमेंट क्या कहना चाह रहा है, क्या मीनिंग है उसका, उसको कॉपी नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग। सो मिररिंग में बेसिकली आप उन मूवमेंट्स को मीनिंग के साथ रिफ्लेक्ट करते हो। नाउ मिररिंग के साथ साथ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है चीज़ का, दैट इज़ द काइनेस्थेटिक एम्पैथी। ये अगेन डांस मूवमेंट थेरेपी में एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है काइनेस्थेटिक एम्पैथी, या एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। एम्पैथी का क्या मतलब होता है? एम्पैथी क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन टू अंडरस्टैंड अनदर। एक पर्सन दूसरे व्यक्ति को कितने अच्छे से समझता है, वो एबिलिटी एम्पैथी कहलाती है। अगर आप एम्पैथेटिक हो, दैट मीन्स कि आप सामने वाले की चीज़ों को फील कर पाते हो, आप उस सिचुएशन में अपने आप को रख के देख कर और ये समझ पाते हो कि हाँ, मैं अगर इस सिचुएशन में होती तो मैं क्या फील करती, और सामने वाला भी वही फील कर रहा है। अगर ये चीज़ होती है तो उसे हम एम्पैथी कहते हैं। और डांस मूवमेंट थेरेपी में इसी चीज़ को हम काइनेस्थेटिक एम्पैथी कहते हैं, कि जो पेशेंट होता है वो जो मूवमेंट शो कर रहा है फील के साथ, थेरेपिस्ट उसको उसी मीनिंग के साथ अपनी बॉडी में फील करे। एम्बॉडीमेंट जिसे कहते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है जो काइनेस्थेटिक एम्पैथी में आती है, एम्बॉडीमेंट एंड अट्यूनमेंट। अगर ये दो चीज़ें थेरेपिस्ट ने सक्सेसफुली कर ली, सो दैट मीन्स कि आपने पेशेंट के साथ अपना एक ट्रस्ट डेवलप कर लिया। अब काइनेस्थेटिक एम्पैथी का यूज़ करके बेसिकली डांस थेरापिस्ट जो हैं वो अपने क्लाइंट को हेल्प करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट की प्रोसेस में। सेल्फ डेवलपमेंट की प्रोसेस किसी वजह से ब्लॉक हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है, या कई सारे लोगों में सेल्फ डेवलपमेंट की प्रोसेस नहीं हो पाती है, तो उसे स्टार्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द काइनेस्थेटिक एम्पैथी। काइनेस्थेटिक एम्पैथी तभी डेवलप होती है किसी भी थेरापिस्ट में, या ये एक एबिलिटी तभी इन्हांस होती है जब आप अपने खुद के इनर सेंसेशंस और फीलिंग्स को समझ पाओ। जब आप अपने इनर सेंसेशंस को ओपन अप कर पाते हो, आप अपने खुद की फीलिंग्स से अवेयर होते हो, तो आप अपने खुद के मूवमेंट से अवेयर होते हो। अगर ऐसा होने लगता है तो थेरापिस्ट जो है फिर पेशेंट्स के मूवमेंट्स को भी और फंक्शंस को भी अंडरस्टैंड करने लगता है, एक्नॉलेज करने लगता है, और उस हिसाब से ही इंटरप्रेट करने लगता है। सो डांस मूवमेंट थेरेपी का जो फोकस होता है वो मूवमेंट सेंसिंग के एक्सपीरियंस पे होता है, और साथ ही साथ कैसे वो मूवमेंट सेंस फॉर्म करते हैं उस पे भी होता है। सो काइनेस्थेटिक एम्पैथी की मदद से हम पेशेंट के मूवमेंट पैटर्न्स को समझ के और उसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। अगर आप सक्सेसफुली ये काम कर लेते हो, सो दैट मीन्स कि आपका एक डायलॉग एस्टैब्लिश हो गया। मूवमेंट की मदद से आपने एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लिया अपने पेशेंट के साथ। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि डांस मूवमेंट थेरापिस्ट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो काइनेस्थेटिक एम्पैथी डेवलप करने के लिए डांस थेरापिस्ट को एज अ पार्टनर एक्ट करना होता है, मूवमेंट डायलॉग्स को स्टार्ट करना होता है, अपने सारे अवेलेबल सेंसरी मोटर चैनल्स की मदद से कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना होता है। वो कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके से हो सकता है। और चेज़ जो है
उनको इस मामले में महारत हासिल थी कि वो अपने आप को एम्पैथेटिकली इस हद तक इन्वॉल्व कर लेती थी कि क्लाइंट पेशेंट जहाँ होता था वो वहाँ से ही स्टार्ट होती थी। इतना मेटिकुलस उनका ऑब्जर्वेशन था और सामने वाले को की समझ होती थी उनके अंदर। एक अच्छा डांस थेरापिस्ट अगर ये चीज़ सक्सेसफुली कर लेता है तो पेशेंट के साथ एक ट्रस्ट और सेफ्टी का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और पेशेंट जो है वो अपनी बाउंड्रीज़ को बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हुए अपने कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है और स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेसिव मूवमेंट शो करता है। इस प्रोसेस की मदद से वो अपने सेल्फ के साथ इंटीग्रेट होने की कोशिश करते हैं पेशेंट्स और सोशलाइजेशन की प्रोसेस में धीरे धीरे आने लगते हैं। तो बेसिकली जो इनिशियल कॉन्टेक्ट्स की ये टेक्निक्स होती हैं ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, पेशेंट्स की फीलिंग्स, मूवमेंट्स और थॉट्स को समझने में हेल्प करता है। सेकंड जो स्टाइल है इनिशियल कॉन्टेक्ट की, दैट इज़ द क्लैरिफाइंग एंड एक्सपैंडिंग द मूवमेंट रेपर्टोयर और पोटेंशियल। ये जो स्टाइल है, ये जो अप्रोच है, इसमें चेज़ थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं। इस टेक्निक में डांस थेरापिस्ट जो हैं वो मिररिंग के साथ थोड़ा सा या काइनेस्थेटिक एम्पैथी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वो पेशेंट जो उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो मूवमेंट शो कर रहा है उस मूवमेंट को पकड़ के साथ में आगे अपना कुछ और मूवमेंट ऐड ऑन किया जाता है ताकि क्लाइंट को एक मैसेज चला जाए कि उनका क्या फर्दर फोकस है, क्या एम है इस थेरेपी को ज्वाइन करने का। एक एग्जांपल की मदद से इसको हम समझते हैं। लाइक चेज़ ने ये एक अपने पेशेंट के साथ किया था। जब वो ग्रुप थेरेपी में चेज़ टेक्निक का यूज़ करके इनिशियल कांटेक्ट में थी, तब एक पेशेंट उन्होंने देखा कि वो सामने की तरफ ऐसे झुका हुआ, उसका एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्टेड, इस तरीके से वो बैठा हुआ है। पूरा पोस्चर उसका ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। जब चेज़ ने उस चीज़ को देखा, फील किया और वो फील उन्होंने अपने एब्डोमेन में किया उस टेंशन को, और वहाँ से उन्होंने एक सीक्वेंस, डांस सीक्वेंस निकाला, डेवलप किया, टेंशन रिलैक्सेशन डांस सीक्वेंस। सो यहाँ पे उन्होंने उसका जो पेशेंट का इनिशियल टेंशन था, कॉन्ट्रैक्शन एब्डोमेन के थ्रू जो हो रहा था, उसको पकड़ते हुए आगे उन्होंने उस मूवमेंट को बढ़ाया। उससे पेशेंट को समझ में आ गया कि उसके खुद के मूवमेंट के साथ उसको आगे क्या करना है। सो बेसिकली वो टेंशन रिलैक्सेशन डांसिंग सीक्वेंस जो बनाया, उससे फर्दर उस पेशेंट को हेल्प मिली और उसको समझ में आया कि उसको ये मस्कुलर पैटर्न को ब्रेक करना है और थेरापिस्ट ने जैसा किया वो भी वैसा कर सकता है। और उसकी मदद से वो पेशेंट बाद में जो है थोड़ा सा, जो रूम में एक साइड बैठा हुआ था उस रूम में थोड़ा थोड़ा चलने लगा और एक टाइम के बाद उसने ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया जो पहले अकेला बैठा हुआ था डरा डरा सा। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एबिलिटी होती है एक डांस थेरापिस्ट की कि किस तरीके से उस पोटेंशियल को क्लैरिफाई किया जाए पेशेंट को। और ये समझ में आए कि फिक्स नहीं करना है, अपने मस्कुलर पैटर्न को आप ब्रेक कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो। थर्ड जो स्टाइल है दैट इज़ द मूवमेंट एलिसिटेशन और मूवमेंट डायलॉग। अगेन ये उससे थोड़ा फर्दर हम चलें, इस अप्रोच में थेरापिस्ट जो है वो अपने पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं वर्बली, नॉन वर्बली, और वो जो रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं पेशेंट से उसको वो एलिसिट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चेज़ ने क्या किया था कि
लाइक एक पेशेंट जो है वो एक कॉर्नर में बैठा हुआ था, अपने आप को विड्रॉ करा हुआ था पूरे ग्रुप से। तो उन्होंने जब देखा कि वो इस तरीके से बैठा हुआ है, तो उन्होंने उस इंडिविजुअल के साथ एक रोल प्ले किया। लाइक एक छोटा सा एक ऐसा बच्चा जो बहुत दुखी है क्योंकि उसके साथ कोई खेल नहीं रहा है, ऐसे बच्चे का उन्होंने रोल प्ले किया और पेशेंट को एक हिंट दिया या पेशेंट को जो है एक प्रोवोक सा किया कि किस तरीके से वो क्या रिस्पॉन्स वो चाह रहे हैं पेशेंट से। कई बारी इमेजनरी ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके पेशेंट के सामने एक इमेजनरी सा बॉल फेंका कि वो उसे कैच करे और फिर से उसकी तरफ फेंके। सो इस तरीके की डिफरेंट छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ की मदद से वो मूवमेंट को एलिसिट किया और डायलॉग्स मूवमेंट स्टार्ट करवाना पेशेंट से, सो दैट कि यूजुअली जब हम जो चेस टेक्निक है ये ग्रुप थेरेपी की तरह यूज़ होती है। मोस्टली ग्रुप में 4, 5, 6, 7, 10 लोगों तक का ग्रुप होता है जिसमें ये टेक्निक करी जाती है। तो ऐसे में कई सारे क्लाइंट्स और पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि जो अलग थलग से रहते हैं, तो उन्हें हमें ग्रुप में लाने के लिए ये इनिशियल कांटेक्ट में हम ये सारी स्टाइल्स को यूज़ करते हैं। मिररिंग, क्लैरिफाइंग एंड एक्सपेंडिंग द मूवमेंट, पोटेंशियल मूवमेंट एलिसिटेशन और मूवमेंट डायलॉग, है ना। मूवमेंट डायलॉग में क्या होता है? मूवमेंट डायलॉग में पेशेंट्स के साथ बातचीत करी जाती है, वर्बलाइजेशन टेक्निक यूज़ करी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि उनके साथ पूरा समय थेरेपिस्ट हैं और वो शुरू से उनको जानती हैं। सो बेसिकली एक ट्रस्ट डेवलप करवाया जाता है, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करी जाती है अलग अलग इंडिविजुअल्स के साथ अलग अलग तरीके से जिसकी जैसी नीड होती है, और उस पूरे ग्रुप को एक सेम प्लेटफॉर्म पे लेकर आया जाता है। इनिशियल कॉन्टेक्ट के बाद जो सेकंड स्टेज होता है दैट इज़ द ग्रुप डेवलपमेंट और ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ द सर्कल। कोई भी ग्रुप जब बनता है तो उसका प्रोसेस होता है, उसमें लाइक इनिशियली सब लोग मिलते हैं, देन एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, स्टॉर्मिंग होती है, देन नॉर्मिंग होती है, देन वो ग्रुप अपना काम करता है। तो सेम यहाँ पे भी इस प्रोसेस में भी ग्रुप को इनिशियल कांटेक्ट जब बन जाता है तो इस डांस थेरेपिस्ट जो है बेसिकली देखते हैं कि वेदर ग्रुप इज़ रेडी टू फॉर्म अ सर्कल और नॉट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस पर्टिकुलर स्टेज के लिए। अगर थोड़ा सा भी आपने प्री मेच्योरली अटैम्प्ट